माला फेरत जुग बया, फिरा नमन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृति रचना में। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहें। हम सब पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद की रचना आत्मकथ्य, जो कि कक्षा 10 के क्षितिज पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी के कुछ मित्रों के द्वारा उनसे आत्मकथा लिखने का निवेदन किया जाता है, परंतु आत्मकथा लिखने पर अपनी असहमति को बताते हुए उन्होंने विभिन्न प्रकार के तर्क दिए, विभिन्न प्रकार की बातों को कहा है जो कि वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है, हम सब से जुड़ा हुआ है, हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है और किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में, या ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसे पल आए होंगे जब हम इन बातों को जब अभी आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ऐसा हमारे जीवन में कभी एक बार आ चुका है। यानी सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसे पल आए होंगे, चाहे छोटे या बड़े, चाहे थोड़े समय के लिए आए हों, चाहे कुछ ज़्यादा समय के लिए हो सकता है ऐसे जीवन में पल आ गए हों, कि जो आपको जयशंकर प्रसाद की रचना में भी मिल जाएंगे। यानी यह केवल एक व्यक्ति के जीवन का ही नहीं बल्कि सबके जीवन का यही हाल है। सबके जीवन में कोई ना कोई पल ऐसे आ ही जाते हैं। तो जिसके 2 भाग हम पढ़ चुके हैं और आज इसका हम तीसरा भाग पढ़ते हैं। तीसरे भाग में देखिए कि कवि ने क्या बातें कही हैं कि उनको आत्मकथा अपना नहीं लिखना है, उसके विषय में उन्होंने क्या क्या कहा है। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखो क्या क्यों मेरी कंथा की। मतलब देखिए कि उन्होंने कितनी गूढ़ बातों को कहा है, कितनी गहराई से कहा है। हाँ, शब्द में थोड़ी सी गंभीरता है, या ये कह सकते हैं कि थोड़ी क्लिष्टता है, थोड़ा कठिन है, लेकिन जब हम अभी इसके भावार्थ को पढ़ेंगे तो ये बहुत ही सरल और सहज रूप में आ जाएगा। इनकी भाषा खड़ी बोली ही है कुछ, क्योंकि जिस प्रकार से ये हिंदी साहित्याकाश के एक इंदु के रूप में है, तो उस प्रकार से इनकी भाषा पर इसका प्रभाव भी दिख रहा है कि थोड़ी क्लिष्टता को लिए हुआ है। लेकिन इसके अर्थ को देखिए, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, स्वप्न अर्थात सपना, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। आलिंगन यानी गले लगाना, आलिंगन करना, गले लगाना, मुस्कुराकर यानी मुस्कुराकर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो यहाँ पर कवि जीवन के अपने अप्राप्त सुखों को, यानी उनके जीवन में जो सुख प्राप्त नहीं हो पाए हैं उसके विषय में कहा है कि उनके जीवन में जो अप्राप्त सुख हैं और उनकी जो प्रेयसी, जैसे अभी आपको पहले वीडियो में हमने बताया था, इसके पहले दूसरे भाग में बताया था कि उनकी एक प्रेमिका थी जिसके साथ वो अपना अच्छा समय व्यतीत किया था उन्होंने, और उसको वो आत्मकथा में नहीं लिखना चाहते थे क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत मामला था, वो उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियां थी। तो यहाँ पर अपनी प्रेयसी के अनिंद्य सौंदर्य यानी अनिंद यानी जिसकी निंदा ना की जा सके, और सौंदर्य अर्थात उनकी सुंदरता का इन्होंने शब्दबद्ध उसको किया है, शब्दों में उसको बांध दिया है। शब्दबद्ध अर्थात शब्दों में उसको उन्होंने बांध दिया है, और कहते हैं कि जीवन में वो सुख ही कहाँ मिला, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। कहते हैं कि मुझे वह सुख ही कहाँ प्राप्त हुए हैं जिसको पाने के सपने देखते देखते मैं जाग रहा हूँ। यानी कि वो सपने देखते देखते वो जाग गए हैं कि वह सुख मुझे कब मिलेगा, वह सुख मुझे अब मिलेगा, कुछ समय के पश्चात मिलेगा, कब मिलेगा वो सुख का वो पल, उसका इंतजार करते करते वो स्वप्न के रूप में था और स्वप्न देखते देखते वे जाग गए हैं। तो कहते हैं मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, मुझे वह सुख ही कहाँ प्राप्त हुआ है जिसको पाने का सपना देखते देखते मैं जाग गया, है ना। यानी वे जाग गए। फिर कहते हैं कि जिन्हें पाने की मनोहर कल्पनाएं करते रहे, यानी जिसको पाने की मनोहर कल्पनाएं यानी आनंददायी, यानी मन को हर लेने वाली। मनोहर का क्या मतलब होता है? मन को हरने वाली, यानी मनोहर कल्पनाएं वो करते रहे।
आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। वे कवि के आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर भाग गए, उनसे दूर भाग गए। मुस्कुरा कर दूर भाग जाने का क्या मतलब हुआ कि ऐसा लगा है जैसे कोई चीज़ आपके पास बिल्कुल पहुंचने वाली है। पहुंचने का मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं है, वो सुख, वो पल, सुख के वो पल है जो आपके पास ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सुखों के पल आने वाले हैं, खुशियाँ आने वाली हैं, और आते आते अचानक से लगता है अरे ये तो हमसे दूर हो गई, अचानक से दूर हो गई। तो वही कह रहे हैं, वो उन सुखों के पलों की बात कर रहे हैं, उस सुख की बात कर रहे हैं कि वो कवि के आलिंगन में आते आते मुस्कुरा करके उनसे दूर भाग गए। और कवि की सभी अभिलाषाएं, अभिलाषाएं अर्थात इच्छाएं, उनकी सभी अभिलाषाएं अधूरी रह गईं। ऐसा तो हर व्यक्ति के जीवन में हुआ होगा, या अभी नहीं तो आगे। जिससे कहा जाता है हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते ही आते हैं। सुख के पल जल्दी बीत जाते हैं और दुख के पल बीतने में बहुत समय लगता है। बाकी जीवन में तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। अगर सुख ना हो तो हमें दुख की अनुभूति नहीं होगी, और दुख ना हो तो सुख का जो सुख पाने का जो आनंद होता है वो हमें पता नहीं चल पाएगा। यानी सुख दुख ये जीवन में चलता ही रहता है। तो कहते हैं कि ये सुख के पल उनके आलिंगन में आते आते दूर भाग गए, और उनकी जो अभिलाषाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो सब अधूरी रह गई, जो कि पूरी नहीं हो सकी। और कहते हैं ये अपनी प्रेयसी के अनुपम सौंदर्य को याद कर रहे हैं। आगे की पंक्ति में आप देखेंगे अपनी प्रेयसी अर्थात अपनी प्रेमिका के अनुपम सौंदर्य को ये याद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अच्छा, ये एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अतिशयोक्ति अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। ठीक, तो अब इसको देखिएगा कि कहते हैं कि उनकी जो प्रेमिका है उसके लालिमा युक्त जो कपोल हैं, कपोल अर्थात गाल, उसके लालिमा यानी अरुण का मतलब होता है लालिमा, लाल। ठीक, तो अरुण कपोल यानी जो लालिमा युक्त जो कपोल हैं इतने मतवाले और सुंदर थे कि प्रेम भरी भोर भी, है ना, कि अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। देखिए कितना अतिशयोक्त यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि सौंदर्य का वर्णन किया गया है तो निश्चित रूप से बढ़ा चढ़ा के ही कहा जाएगा, और किसी न किसी प्राकृतिक चीज़ों से उसको जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार भी आ रहा है। तो कहते हैं कि प्रेम भरी जो भोर है वह भी अपनी मधुर लालिमा उसी से लेती लगती थी। मतलब देखिए उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रेषी के लाल गालों को, उनके प्रेषी के अरुणिम गालों को यानी लालिमा युक्त गालों के लिए कहा है, यानी लाल लाल जो उनके गाल थे उसको कहा है कि ये जो प्रेम भरी जो भोर है यानी सुबह जो प्रातः काल है वो अपनी मधुर लालिमा उसी से लेती हुई लगती है। कि उसकी लालिमा यानी सुबह जब होती है तो सूर्य की किरणों में देखिए लाल प्रकाश होता है, तो ऐसा उन्होंने कहा कि उनकी प्रेषी के गालों से वो भोर ने भी लालिमा ली है, उनकी प्रेषी के गाल इतने लाल हैं। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, निश्चित रूप से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, लेकिन उन्होंने इसका सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आगे देखते हैं कि यानी उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीमन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि के कहने का यही अभिप्राय है कि उनकी प्रेसी के गाल जो हैं लाल गाल, वो प्रातःकालीन जो सूर्योदय है उसकी लालिमा से भी अधिक सुंदर थे। और कवि निराशा और हताशा से भरे शेष जीवन को प्रेयसी के मधुर प्रेम और सौंदर्य को अवलंब बनाकर ही जीना चाहता था, अवलंब बना करके जीना चाहता था। यानी वो उसी के आधार पर, जैसे लोग कहते हैं ना कि हम उन्हीं की याद में अपना पूरा जीवन बिता देंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी प्रेयसी के लिए कहा कि हम उनकी यादों में ही अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। तो उनका कहना था कि जीवन यात्रा पर चलते चलते, है ना, कि उसकी स्मृति पाथेय बनी है। पाथेय का क्या अर्थ होता है? पाथेय का मतलब ही यही होता है यानी पथ का, यानी रास्ते का जो भोजन है। पाथेय यानी रास्ते का जो भोजन है। रास्ते में जब कोई पथिक है वो रास्ते में जा रहा है तो उसको कुछ खाने पीने के लिए कुछ चाहिए होता है ना। दूर का सफ़र हो तो थक जाता है। आप लोग भी रास्ते में बहुत सफ़र करते रहते हैं, बहुत यात्राएं करते हैं, तो बिना खाए पिए कोई जा पाता है? नहीं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। वो कहते हैं कि चलते चलते थके हुए उस जैसे यात्री के लिए, किसके यात्री के लिए?
यानी किस प्रकार के यात्री के लिए, यहाँ कवि की बात कही गई है कि उस जैसे यात्री के लिए अतीत की ऐसी मधुर स्मृतियां ही संबल हैं, सहारा हैं और पाथेय के समान हैं। यानी यहाँ पर कवि अपने लिए कह रहे हैं कि जो थके हारे हम चल रहे हैं, थके हुए हैं, अपनी जीवन यात्रा पर चलते चलते हम थक गए हैं, तो ये मधुर स्मृतियां ही हमारे लिए पाथेय का काम कर रही हैं। उस यात्री के लिए अतीत की मधुर स्मृतियां ही संबल अर्थात सहारा और पाथेय के समान है। और आत्मकथा लिखने में इन मधुर यादों यानी इन मधुर यादों तले जो दबे जो दुखों की जो अभिव्यक्ति है उसको हमें वहाँ पर देना होगा। कहते हैं कि आत्मकथा लिखने में जो मधुर यादें हैं, ये जो इसके तल में, मधुर यादों के तल में जो दबे हुए दुख हैं उसकी अभिव्यक्ति हमें देनी होगी। यादों उनकी प्रेयसी जब उनसे दूर हो गई तो उसकी यादें तो अच्छी थी ना, उन यादों को याद करके वो अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन कह रहे थे कि जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो इस याद के नीचे, इसके तल के नीचे जो दबे हुए दुख हैं हमें उसकी अभिव्यक्ति करनी होगी, और मैं उसकी अभिव्यक्ति नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत अनुभूतियाँ हैं। और इसलिए कवि कहते हैं, अतः कवि यही कह रहे हैं कि जीवन के जिन दुखद पलों को उन्होंने स्मृतियों की मधुरता से ढक रखा है, जैसे अब उनकी प्रेयसी उनके साथ नहीं है तो यह उनके जीवन का दुख है, उनकी पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा को, उस दुख को ना देख करके वो उनकी मधुर स्मृतियों में खो रहे हैं। लेकिन जब वो आत्मकथा लिखेंगे तो उन मधुर स्मृतियों की जो मधुरता है उससे वो मधुरता वो ढक जाएगा, उन जीवन के दुखद जो पल है उसमें वो मधुरता ढक जाएगी। लोग आत्मकथा के माध्यम से उन स्मृतियों के देखिएगा बखिए उधेड़कर मतलब सीवन को उधेड़कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा का मतलब होता है गुदड़ी, है ना, एक एक चीज़, मतलब जैसे रुई थोड़ी हो और उसको पूरी तरह से अलग कर दिया जाए, एक एक चीज़ को बिल्कुल उसके एक एक रेसे को अलग कर दिया जाए, उसको यहाँ पर कहा गया गुदड़ी ना। कि कहते हैं कि जो सीवन होता है यानी सिलाई, है ना, सिलाई को तोड़ करके उसके अंदर जो रुई है, जैसे कोई जो बिस्तर होता है, तकिया होती है, कोई चीज़ है उसमें सिलाई की गई, उसके अंदर जो गुदड़ी होती है, जो रुई होती है, उसके एक एक रेसे को अलग कर दिया जाता है। उसी प्रकार से आत्मकथा में जीवन के एक एक पल को, जीवन के एक एक पन्ने को मुझे अलग करना पड़ेगा, अलग करके लिखना पड़ेगा। तो यही कहते हैं कि क्यों तुम ऐसा देखना चाहते हो, ये अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों देखना चाहते हो। कभी अपने तार तार हुई जिंदगी को साहित्य का विषय बनाने के पक्ष में नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने आत्मकथा न लिखने के लिए बहुत ही सटीक और बहुत ही सही बात को उन्होंने कहा है कि जीवन को मेरे तार तार कर दिया जाएगा। तुम इसको क्यों कहना चाहते हो, नहीं जिंदगी को ये तार तार करते हुए जो साहित्य का विषय हम बनाएंगे तो मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई आत्मकथा नहीं लिखूंगा। फिर वो कहते हैं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मौन व्यथा यानी चुपचाप, व्यथा का मतलब क्या होता है, पीड़ा। तो कवि कहते हैं कि अपने जीवन को सामान्य सा जीवन मानते हुए वो कह रहे हैं कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कहते हैं कि मैं अपने छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी गाथाओं को मैं कैसे लिख दूँ, मैं इसको कहानी के रूप में कैसे लिखूँ। उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, अर्थात उनके जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसका यशोगान किया जाए। तो कह रहे हैं कि ऐसे में बेहतर यही रहेगा कि स्वयं मौन रहे, है ना। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो कहते हैं अच्छा तो यही रहेगा कि वे स्वयं मौन रह करके दूसरों की आत्मकथाओं को सुने, दूसरों की आत्मकथाओं को वो सुनते ही रहें। फिर कहते हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। उपलब्धियों के अभाव में, यानी मेरे जीवन में कुछ भी ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं हुई है कि जो मैं उसको लिखूं। तो कहते हैं उपलब्धियों के अभाव में आत्मकथा को सुन करके जो पाठक है, जो श्रोता है, उसको क्या मिलेगा। तो यहाँ ये अपने मित्रों पर ही व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि तुमको इससे क्या मिलेगा। अगर मैं कुछ भी अपने जीवन में कर दूं, कोई मैंने बड़ी चीज़ नहीं प्राप्त की है, कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त की है, तुमको इससे क्या मिल जाएगा जो तुम इसको सुनना चाहते हो। और फिर कहते हैं कि अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और वैसे भी आत्मकथा लिखने का यह अभी समय नहीं है, क्योंकि उनकी समस्त पीड़ा हृदय तल पर थक करके सो चुकी है।
उनकी समस्त पीड़ा हृदय तल पर यानी हृदय की गहराई में कहीं खो गई है और वो थक करके सो गई है, अर्थात उसको वो उजागर करना नहीं चाहते हैं और वो पीड़ा उनके हृदय से बाहर नहीं आएगी, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत जीवन है, उसको वो किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहते हैं और कभी उन्हें जगा करके फिर से वेदना में भी नहीं डूबना चाहते हैं। इसलिए उसको अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को अपने हृदय तल में ही वो रखना चाहते हैं और हृदय तल में रख करके उसको सोता हुआ छोड़ देना चाहते हैं। वो अपनी केवल मधुर और अच्छी यादों में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए कि जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही मार्मिक रूप से इसका वर्णन किया है। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो आपको लगेगा कि वास्तव में हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो किसी की प्रेमिका हो, जरूरी नहीं है कि वो किसी की प्रेयसी हो सकता है घर परिवार में कोई अपना कोई संबंधी हो, अपने मित्र हो, अपने कोई रिश्तेदार हो या अपना कोई बहुत ही करीबी हो, जिसके लिए व्यक्ति के जीवन में ऐसी बातें आ जाती हैं कि उसकी मधुर स्मृतियों को वो रखना चाहते हैं, लेकिन उनके द्वारा भले ही चाहे छोटे ही कष्ट क्यों ना हो या छोटी बातें हों, छोटी दुख ही क्यों ना दिए गए हों, वो उसको याद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसको याद करने पर होता है ना कि अगर आप किसी के द्वारा की गई बुराई को याद करेंगे तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा। तो क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हम बस अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करें, अच्छे पलों को याद करें, जिससे कि संबंध भी चलता रहे और जीवन भी चलता रहे। और जब कभी जैसे होता है ना कि किसी की बातों को आप गहराई से याद करने की कोशिश करते हैं तो फिर उससे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जैसे उससे दुराव होने लग रहा है। इसलिए अच्छा तो यही होता है जीवन में, जितनी सकारात्मक चीज़ें हैं, सकारात्मक बातें हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, बस उन्हीं को ग्रहण किया जाए। कोशिश यही रहनी चाहिए, हम सबकी यही कोशिश रहनी चाहिए। बाकी तो ये मानव का जीवन है और मनुष्य के जीवन में जाने क्या क्या चीज़ें आएंगी वो तो हमारे कर्मों के आधार पर होता है, हमारे प्रारब्ध के आधार पर होता है। ये सारी चीज़ें तो बाद की होती हैं। हमें इस समय तो अपने सिर्फ कर्म पर हमें ध्यान देना चाहिए। और कहा भी गया है कर्म के आधार पर फल अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, है ना। तो चलिए अब इन्हीं बातों के साथ हम यहाँ पर इस पाठ को समाप्त करते हैं और हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको बार बार देखिएगा और इसको अपने जीवन से जोड़िएगा, तो आपको इसकी वास्तविकता, उसकी सहजता, इसकी सरलता और इसकी गहराई की अनुभूति अवश्य होगी। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे इससे आगे की वीडियोस भी आपको अच्छे से प्राप्त होती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।